नमस्कार। इंडिया इंस्पायर फाउंडेशन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा विषय है साम्यवाद के अपराध। वस्तुतः इसको सही नाम से पुकारना चाहिए कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म। सिद्धांत के रूप में मार्क्सिज्म लगभग 150 साल से अधिक पुराना हो चुका है, लेकिन व्यवहार के रूप में इसका इतिहास मोटे तौर पर पिछले 100 साल का इतिहास है। इस पूरे इतिहास के लिए अपराध संज्ञा का उपयोग कुछ समझने की चीज़ है। इसको समझने के लिए एक सबसे अच्छा स्रोत उन पूर्व कम्युनिस्टों का या मार्क्सिस्टों का लेखन, उनके जीवन का अनुभव है, जिसमें सारी दुनिया के अनेक लेखकों, कवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव लिखे हैं। उसमें रूसी हैं, अमेरिकी हैं, ब्रिटिश हैं, भारतीय भी हैं। रूसियों में मैं नाम ले सकता हूँ मैक्सिम गोर्की का, जो स्वयं लेनिन के और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्यतम सहयोगी थे। अमेरिकी कम्युनिस्ट में बहुत बड़े साहित्यकार हावर्ड फास्ट, उनके संस्मरण हैं। इसी तरह यूरोपीय कम्युनिस्टों में बहुत सारे लोग हैं, आंद्रे जीद, आर्थर कोएस्लर, सिलोनी। भारत में राज थापर, जिन्होंने सेमिनार पत्रिका का स्थापना की, जो आज भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण अकादमिक पत्रिका है, उनके संस्मरण। बहुत प्रखर कम्युनिस्ट नेता मोहित सेन के संस्मरण, ट्रेवलर ऑन द रोड। इन सब संस्मरणों को अगर कोई सरसरी नज़र से देखे या पढ़े तो यह आसानी से स्पष्ट होगा कि क्यों साम्यवाद के पूरे रिकॉर्ड को अपराध के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे पहली बात, जहाँ जहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और लंबे समय तक शासन किया या थोड़े समय तक भी शासन किया, सभी जगह जो सबसे प्रमुख बात देखने को आई वह यह कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं की। फ्रांस में दुनिया भर के कई विद्वानों के कोलैबोरेशन से 12 साल पहले एक अकादमिक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। उसे एक विद्वान ने नहीं लिखा था, कम से कम एक दर्जन दुनिया भर के पूर्व कम्युनिस्टों ने उसको तैयार किया, बहुत बड़े विद्वानों ने। और उन लोगों ने पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों द्वारा हत्याओं की एक संख्या, एक कंजर्वेटिव संख्या बताई, जो सबसे कम हो सकती है। और उन्होंने पूरा जोड़ करके बताया कि कम से कम पिछले 70-80 सालों के इतिहास में दुनिया भर में कम्युनिस्टों ने कम से कम 10 करोड़ लोगों की हत्याएं की। अकेले सोवियत यूनियन में 2 करोड़ लोग, अकेले चीन में कम से कम 6.5 करोड़ लोग मारे गए। प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने हत्याएं क्यों की? अगर वो सारे टेस्टिमनीज को, संस्मरणों को, उनकी सैद्धांतिक किताबों को, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणाओं को, उनके कार्यक्रमों को, समय समय पर आने वाले वक्तव्यों को मिला करके देखें तो सिर्फ एक निष्कर्ष निकलता है कि उन हत्याओं के बिना, उस क्रूरता के बिना वह अपनी मर्जी का शासन शायद एक दिन भी नहीं चला सकते थे। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म, किसी भी रूप में कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है वह कहीं भी दुनिया में कहीं भी लोगों को ग्राह्य नहीं हुआ। मतलब तर्क की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से समझा करके कम्युनिस्ट कहीं भी शासन नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें इतनी बड़ी संख्या में लोगों का संहार करना पड़ा। और इन मारे जाने वालों में बहुत बड़ी संख्या में स्वयं कम्युनिस्ट नेता हैं, स्वयं कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं, जैसे रूस में या चीन में, पूर्वी यूरोप में। अर्थात ऐसे लोग जिनके बारे में सत्ताधारी कम्युनिस्टों को यह संदेह हुआ कि शायद वो हमारी पूरी मदद नहीं कर रहे हैं या हमारा विरोध कर रहे हैं, उन्होंने उनको भी मारा। तो इसलिए सबसे पहले इस भ्रम को मिटा देना चाहिए जो प्रायः फैला रहता है, और बहुत से लोग उदारता में कह देते हैं कि कम्युनिज्म का सिद्धांत तो बड़ा अच्छा था, उसके व्यवहार में गड़बड़ी हो गई। बात ठीक उल्टी है। उनका व्यवहार इतना क्रूर, इतना हिंसक, इतना अमानवीय इसीलिए हुआ
क्योंकि वो ठीक अपने सिद्धांतों पर चलकर यह काम कर रहे थे। अगर वो सिद्धांत से भटक के उन्होंने ऐसा काम किया होता तो एक जगह होता, दो जगह होता, तीन जगह होता, लेकिन सारी जगहों में एक जैसे परिणाम, लोगों की क्रूरतम हत्याएं। इससे यह पता चलता है कि उनके सिद्धांत में ही वह गड़बड़ी थी। सारी जगह, जिस पुस्तक की मैंने बात की फ्रांस से जो छपी थी, ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, उसमें जो बहुत बड़ा संपादकीय लिखा है उसमें उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि इस भ्रम को मिटा देना चाहिए। उन्होंने सारे काम इसीलिए किए क्योंकि वो अपने सिद्धांतों पर चल रहे थे। और थोड़ा हट करके मैं तुलना के लिए कह दूं कि आज पिछले 50 सालों से विश्व में जो इस्लाम की राजनीतिक गतिविधियों पर इतनी चिंता है या इतना उसको प्रमुखता मिल रही है, उसमें भी यह भ्रम दिखाई पड़ता है। और ये दोनों की तुलना एक अपने आप में एक दिलचस्प विषय हो सकता है जो हम फिर कभी करेंगे। लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी राजनीतिक विचारधारा का हम मूल्यांकन करते हैं तो स्वयं उसकी कही हुई बातें और स्वयं उसके विचारों को लागू करने वाले लोगों की बातें, उनके अनुभव हमारे लिए सबसे कीमती प्रमाण है। इसलिए उसके बारे में कोई लिबरल प्रोफेसर क्या कहता है, कोई गांधीवादी क्या कहता है, कोई हमारा पत्रकार क्या कहता है, यहाँ तक कि साधु संत क्या कह देते हैं, उससे बचना चाहिए और मूल स्रोतों पर जाना चाहिए। मार्क्सवाद और कम्युनिज्म का इतिहास हमें सबसे पहले यही सीख देता है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रयोग या सामाजिक परिवर्तन की योजनाएं किस तरह नहीं बनानी चाहिए। और यह पूरे रूस का, चीन का, पूर्वी यूरोप का अनुभव इसीलिए पूरी मानवता के लिए एक बड़ी शिक्षात्मक पुस्तक हो सकती है। दुर्भाग्य से इस पर हम बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। संभवतः हम आगे इसकी भी कुछ चर्चा करें कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन पहली बात यह कि हम भारत पर आए। भारत में कम्युनिज्म का रिकॉर्ड लगभग उतना ही पुराना है, शायद कुछ कम। भारत में कम्युनिस्ट गतिविधियां 1925-26 के बाद से ही शुरू हो गई और आज तक चल रही हैं। कहना चाहिए कि भारत विश्व में एक अनोखा देश है जहां पर मार्क्सवादी, लेनिनवादी विचारधारा और यहाँ तक कि उसकी राजनीतिक नीतियों का प्रभाव कम्युनिस्ट देशों के अलावा सबसे अधिक रहा है। एक अर्थ में मैं इसकी तुलना ब्रिटिश राज से कर सकता हूँ कि जिस तरह ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद भी उसका प्रभाव हमारी राजनीति में, हमारी शिक्षा में, हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत गहरे जमा हुआ है, ठीक उसी तरह भारत में मार्क्सवादी लेनिनवादी प्रभाव विचारधारा में, संस्कृति में, राजनीति में, सामाजिक गतिविधियों में बहुत गहरे कायम है और वह आज भी परिलक्षित होता है। उसके नाम बदल गए हैं लेकिन तौर तरीके वही हैं, जिसके लिए कभी कभी प्रयोग शब्द किया जाता है नियो मार्क्सिज्म। मतलब मार्क्सवाद की मूल शब्दावली को छोड़कर नई शब्दावली का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके उद्देश्य ठीक वही है जो कम्युनिस्टों के पहले थे। तो भारतीय कम्युनिस्टों के रिकॉर्ड में भी सबसे पहली चीज़, या सबसे ऊपर तो नहीं लेकिन हिंसा उनके हिस्से में भी है, बहुत अच्छे खासे पैमाने पर। भारत स्वतंत्र ही हुआ था कि तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी ये आज़ादी झूठी है और उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का नारा दिया। यहाँ तक कि जिस तरह से रूस में 25 अक्टूबर 1917 को कथित क्रांति हुई थी, मैं कथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये ध्यान देने की चीज़ है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में आज भी रूसी क्रांति को रूसी क्रांति कहा जाता है और उसे एक बड़ी महिमा मंडित रूप में दिया जाता है, जबकि स्वयं रूस में अब उसे वो एक फ्रांसीसी शब्द इस्तेमाल करते हैं, पुच्छ, तख्ता पलट। वो उसे क्रांति नहीं कहते क्योंकि उसका वास्तविक इतिहास पढ़ने पर और देखने पर पता चलता है कि वह कुछ लोगों द्वारा किया हुआ एक तख्ता पलट था जो संयोगवश सफल हो गया था। उसे क्रांति का महिमा मंडित नाम देना, मानो जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जनता की भागीदारी थी, वह एक गलत तथ्य है जिससे रूसी लोग मुक्त हो चुके हैं, भारतीय मुक्त नहीं हुए। इसीलिए उस क्रांति के बाद यहाँ पर भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ बनी और जिस तरह से उन्होंने काम किया वह उसके सीधे प्रभाव में था। तो शुरू से ही उनकी शुरुआत, भारत में कम्युनिस्टों की शुरुआत विदेशी प्रेरणा से हुई, विदेशी निर्देश से हुई, यहाँ तक कि विदेशी धन और साधन से हुई। और उसी तरह उनकी नकल में उन्होंने पहले स्वतंत्र भारत होते ही पहला काम किया कि यह घोषणा की कि आज़ादी झूठी है
और हम सशस्त्र विद्रोह करके अब भारत का तख्ता पलट देंगे। और उन्होंने फरवरी 1949 में एक खास दिन उन्होंने इसका प्रयत्न भी किया। उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए, क्योंकि वह एक बचकानी हरकत थी। भारत की राज्य सत्ता न तो उस स्थिति में थी जैसी जार की सत्ता 1917 में थी, इसीलिए उसमें बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हुई, स्वयं कम्युनिस्टों ने भी की और सरकारी गोलियों से भी उनको मरना पड़ा। तो यह तो एक बात है। मुझे लगता है कि उससे पहले उनकी एक अप्रत्यक्ष हिंसक गतिविधि वह था भारत का विभाजन। उस पर अलग से विचार कर लेना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग रखी और आंदोलन शुरू किया 1940 के बाद से। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग के भारत विभाजन की मांग को एक हल्के से लिया जाता था। इसमें कोई सैद्धांतिक या बौद्धिक बात नहीं थी। स्वयं मुस्लिम लीग के नेता इस्लामी अहंकार से ज़्यादा कोई तर्क नहीं जानते थे। वो कहते भी थे कि यह मुग़ल शासन था या मुसलमानों का शासन था, अंग्रेज़ों ने इसको लिया हमसे छीन कर और हम इसको फिर से अंग्रेज़ों से छीनेंगे। मतलब यह देश मुसलमानों के शासन का था और मुसलमानों का शासन होना चाहिए। इसके अलावा उनके सिद्धांतों में कोई तर्क नहीं था। यह कम्युनिस्ट पार्टी थी जिन्होंने उनको एक मार्क्सवादी और बौद्धिक लगने वाला तर्क दिया और कहा कि नहीं, राष्ट्रीयताओं को अपने आत्मनिर्णय का अधिकार है। और उन्होंने एक भारी भरकम सिद्धांत गढ़ा, मुस्लिम आत्मनिर्णय का अधिकार। बहुत सारे पुराने कम्युनिस्ट भी कहते हैं, जैसे ख्वाजा अहमद अब्बास, वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी कवि भी थे, संपादक भी थे। उन्होंने लिखा कि जब तक कम्युनिस्ट लोग इस पाकिस्तान मूवमेंट में नहीं आए थे तब तक इसकी कोई बौद्धिक अपील नहीं थी। इसको एक बौद्धिक आधार भारतीय कम्युनिस्टों ने प्रदान किया जब उन्होंने न केवल यह सिद्धांत दिया बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को मुस्लिम लीग में शामिल होकर पूरे देश में आंदोलन करने के लिए भेजा। और उसके परिणाम स्वरूप अंततः जो भारत विभाजन हुआ, तो इसमें कहना चाहिए कि भारतीय कम्युनिस्टों का जो सबसे बड़ा अपराध था कि अपनी पूरी बुद्धि लगाकर उन्होंने एक थीसिस तैयार की और भारत के विभाजन का मजहबी आधार को एक बौद्धिक रुतबा प्रदान किया। और ये एक बड़ी विडंबना है कि उसके बाद से स्वतंत्र भारत में उन्हें वो और इधर पिछले 3-4 दशकों से वो सेकुलर ताकतों के सबसे बड़े अलमदार बने हुए हैं। जिस राजनीतिक धारा ने मुस्लिम लीग के बाद सबसे अधिक इसमें मदद की भारत का धार्मिक विभाजन कराने में, वो सेकुलर अपने आप को कहते हैं और लोग उन्हें मानते हैं। इसलिए उनका यह सबसे बड़ा अपराध भारत में अभी तक का भारत का विभाजन करना है। कुछ लोग इसको समझ सकते हैं कि शायद चूंकि वो नास्तिक थे, उनकी विचारधारा में नास्तिकता है, उनकी विचारधारा में वर्ग युद्ध है, संभवतः इन दोनों को मिलाकर उन्होंने भारत में एक व्यवहारिक नीति बनाई जो मुख्यतः हिंदू विरोध की नीति है और वह आज तक दिखाई पड़ती है। कम्युनिस्ट लोग धर्म विरोधी होते हैं, ये बहुत लोग सिद्धांतः जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट के समय से आज तक उन्हें कभी भी इस्लामी सिद्धांत या व्यवहार का विरोध करते हुए नहीं देखा गया। भारत में उनका पूरा सिद्धांत इस्लाम के समर्थन का और हिंदू विरोध का सिद्धांत है और वह आज तक उनकी लगभग हर एक गतिविधि का दिशा निर्देशक है। भारतीय राजनीति में उनका जो दूसरा कहा जाए सबसे गंभीर योगदान रहा है वह अकादमिक संस्थाओं के विध्वंस का। इसमें भारत की एक विशेष परिस्थिति भी है। जैसा मैंने पहले कहा कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट शासनों को छोड़कर कोई भी देश मार्क्सवादी प्रभाव में इतना गहरे नहीं रहा जितना भारत रहा, और यह अनायास नहीं था। इसका एक ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि भी है, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वह स्वयं बहुत गहरे तक मार्क्सवाद लेनिनवाद से प्रभावित थे, इस हद तक कि उन्हें कम्युनिस्ट भी कहा जा सकता है। उनकी सारी रचनाएं, उनकी घोषणाएं और उनके असंख्य नीति निर्माण सीधे सीधे सोवियत संघ से प्रभावित थे। उन्होंने स्वयं इसको लिखा है। भारतीय संसद में उन्होंने जिस तरह से स्टालिन को श्रद्धांजलि दी वह पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट देशों को छोड़कर किसी देश में नहीं किया गया, और यह तब जबकि दुनिया स्टालिन के क्रूर कारनामों को जान चुकी थी। उसके बाद भी नेहरू जी स्टालिन के भक्त बने रहे। कहने का मतलब यह कि भारत की प्रथम स्वतंत्र सत्ता ने, प्रथम भारत की सरकार ने कम्युनिज्म के प्रति जो उसका एक झुकाव था उसके प्रधानमंत्री का, उसने भारतीय कम्युनिस्टों को एक बड़ी अनुकूल जमीन प्रदान की।
और जिसमें राजनीतिक समीकरणों के कारण उन्हें उससे अधिक महत्ता हासिल हो गई जितना उनका जन समर्थन था। और इस अर्थ में कहना चाहिए कि भारत में जो अकादमिक संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, उन सब में बहुत गहराई तक मार्क्सवाद, लेनिनवाद और उससे जमी हुई वैचारिकता हावी हो गई। और इसमें उनके हिंदू विरोध ने भारत की पूरी वैचारिक झुकाव को या शैक्षिक झुकाव को एक हिंदू विरोधी भाव भरने में बहुत बड़ी भूमिका निभा दी। जिस तरह से हमारे देश में पिछले कई दशकों से जो राजनीति के, इतिहास के, साहित्य के पाठ्यक्रम बने हुए हैं, उन पाठ्यक्रमों के लिए जो पुस्तकें चल रही हैं, उसमें जिस तरह की अवधारणाओं का प्रचार होता है, उसको थोड़ी भी गंभीरता से कोई तुलना करके देखे तो उसमें मार्क्सवाद, लेनिनवाद की झलक साफ दिखाई पड़ती है। और इस तरह जिस तरह सोवियत संघ में, जिस तरह से चीन में, जिस तरह से पूर्वी यूरोप में पूरे इतिहास का एक तरह से कम्युनिस्टकरण किया गया, एक तरह से उसका मिथ्याकरण किया गया, भारत में भी अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से कम्युनिस्टों ने बहुत बड़े पैमाने पर इतिहास का मिथ्याकरण किया। आज हम अपने भारतीय इतिहास के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, जिसे ज्ञान की पुस्तक कहते हैं, उसको उन्होंने धार्मिक पुस्तकों का नाम देकर पाठ्यक्रम से और शिक्षा से बाहर कर दिया। यह एक दिन में नहीं हुआ, यह बात सच है, लेकिन यह जिस तरीके से हुआ उसमें सरकारी अकादमियाँ और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधि, इन दोनों का पूरा तालमेल था। बहुत बड़े पैमाने पर जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे पुराने, वो विश्वविद्यालयों में और अकादमियों में उन्हें उच्च स्थान दिया गया। इसके पीछे एक राजनीतिक गठबंधन था। जो कांग्रेस के नेता थे या सत्ताधारी थे, उन्हें ऐसा लगा कि इन्हें वैचारिक और अकादमिक स्थान देने से वह अपने प्रमुख विरोधी दल जनसंघ या आरएसएस, उसके खिलाफ हमला करने वाला एक स्थायी मोर्चा बना सकते हैं, और जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, कम से कम पिछले 2-3 दशकों से, वह पूरी तरह अपने इतिहास, अपने संस्कृति, अपने धर्म से न केवल पूरी तरह अनभिज्ञ है, बल्कि पूरी तरह एक दुश्मनी का रवैया रखती है। और यह इतने गहरे जमा हुआ है कि आज जब कम्युनिस्ट पार्टियों का पूरी दुनिया में अवसान हो चुका है, दुनिया में अब कोई समाजवादी व्यवस्था नहीं है, फिर भी भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा शिक्षा में, संस्कृति में, पाठ्यक्रमों में बहुत गहरे जमी हुई है। हमारे अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें अगर आप इतिहास विभाग, राजनीति शास्त्र विभाग, समाज शास्त्र विभाग, यहाँ तक कि साहित्य विभाग, उनके आप पाठ्यक्रम, उनकी पुस्तकें देखें तो उसमें लगभग खुले तौर पर सिर्फ मार्क्सवाद का प्रचार है। उन्होंने पूरे साहित्य को, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इसको एक तरह से राजनीतिक विचारधारा की सेवा में एक साहित्य को उसका दास बना दिया। इतिहास का पूरा मिथ्याकरण किया गया, राजनीति शास्त्र को पूरी तरह पार्टी प्रोपेगेंडा में बदल दिया गया, समाज शास्त्र के नाम पर पूरे हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति, इसका खंडन विखंडन किया गया। पूरे हिंदू धर्म को मानो जातिवाद या ब्राह्मणवाद का एक दूसरा नाम दे दिया गया। और यह सब काम मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के जो उनकी पुस्तकें हैं, जिस तरह की उनकी शोध प्रयोजनाएं हैं, जिस तरह के उनके विषय हैं या लेक्चर सीरीज़ हैं, हर चीज़ में एक राजनीतिक धार दिखाई पड़ती है। पढ़े लिखे लोगों के लिए या विद्यार्थियों के लिए यह चीज़, या शिक्षकों, विद्वानों के लिए, पत्रकारों के लिए भी एक चीज़ समझने की है। बहुत से लोग, बहुत से मार्क्सवादी, बहुत से वामपंथी कहते हैं कि मार्क्सवाद एक वैचारिक विश्लेषण पद्धति है, इसलिए वे जब विश्वविद्यालयों में मार्क्सिज्म पढ़ाते हैं या मार्क्सिस्ट आउटलुक की चर्चा करते हैं या मार्क्सिस्ट विद्वानों की किताबें सिलेबस में लगाते हैं, तो यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यह एक एकेडमिक एनालिटिकल टूल है। मुझे लगता है कि यह एक भ्रामक बात है। आप मूल मार्क्सवाद या मूल मार्क्स के ग्रंथों को पढ़ें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कोई भी चीज़, मार्क्सवाद का मूल तत्व विश्लेषण नहीं है। स्वयं कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की भिन्न भिन्न व्याख्याएं ही की हैं, लेकिन मुख्य सवाल है उसे बदलने का। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है और सबसे बुनियादी चीज़ आती है, वह यह कि विश्लेषण पद्धति मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्सवाद समाज को परिवर्तन करने का औजार है।
यह बात 30 साल पहले तक वो कहते भी थे और मानते भी थे, लेकिन जब से कम्युनिज्म का अवसान हुआ उन्होंने इसे चतुराई से एक एकेडमिक टेक्निक, एकेडमिक एनालिटिकल टेक्निक के रूप में रखने की कोशिश की है। इससे यह बात छिप जाती है कि उस एनालिसिस का उद्देश्य क्या है। उस सारे एनालिसिस का उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप करना है। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा, जो भी तथाकथित मार्क्सवादी प्रोफेसर या मार्क्सवादी बुद्धिजीवी समूह हैं, वे संस्कृति में जितने सक्रिय होते हैं उससे कई गुना वो राजनीति में सक्रिय होते हैं। उनकी राजनीतिक गतिविधियां उनकी अकादमिक गतिविधियों के ऊपर रहती हैं। कहना चाहिए कि उनकी पूरी अकादमिक गतिविधि राजनीतिक गतिविधियों का एक टूल है। इस बात को अगर हम ना समझें तभी हम उस विध्वंस को समझने में भूल कर सकते हैं जो विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में और पाठ्यक्रमों के द्वारा की गई, क्योंकि उसका उद्देश्य राजनीतिक गतिविधि है। देश की राजनीति को एक खास दिशा में प्रभावित करना है। उसका उद्देश्य ज्ञान का प्रसार या ज्ञान की वृद्धि या ज्ञान या एनालिटिकल टूल नहीं है। इसीलिए वो इस बात के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं कि सारी जो अकादमिक पद हैं, अकादमिक संस्थाएं हैं, वो कम्युनिस्टों और मार्क्सिस्टों के कब्जे में रहें। उसका उद्देश्य सिर्फ बुद्धि विलास नहीं है, उसका उद्देश्य एक राजनीति है। और इसीलिए उन्होंने बहुत सचेत रूप से अकादमिक संस्थाओं पर कब्जा किया, उसकी पूरी कथ्य, पूरी प्रणाली, पूरे दिशा को बदल डाला। और यह भारत में उनके द्वारा किए गए अपराधों में शायद सबसे बड़ा मैं समझता हूँ। साहित्य में मैंने संकेत किया कि उन्होंने पूरे साहित्य को, जो कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, जो उसमें एक ललित भाव है, उसमें एक रस है, या जो उसका मूल तत्व है, उसको उससे खाली कर उन्होंने उसे राजनीति के पूर्ण औजार में बदल दिया। इसलिए एक अर्थ में साहित्य केवल नाम का साहित्य रह गया, वास्तव में वह पार्टी साहित्य में बदल गया। और वह आज तक आप देख सकते हैं, हिंदी की कोई भी पत्र पत्रिका उलट करके आप देख लीजिए, कोई भी, मैं लगभग कह सकता हूँ निसंकोच कि कोई भी पत्रिका किसी भी साल किसी भी महीने की उलट कर आप देख लीजिए, आपको कहीं न कहीं उसमें मार्क्सवादी प्रचार खुला या प्रच्छन्न मिलेगा। कहीं न कहीं आपको मुख्यतः राजनीतिक चिंता उसमें सीधी मिलेगी। लेखकों, कवियों को पीछे छोड़कर मार्क्सवादी आलोचकों की चर्चा सबसे ज़्यादा मिलेगी। यह वही चीज़ है, उन्होंने पूरे साहित्य को एक तरह से नष्ट कर डाला। भारत में खास करके हिंदी साहित्य में जो कवियों, कहानीकारों और उपन्यासकारों, नाटककारों की जो एक परंपरा थी, वह एकाएक टूटी हुई नजर आती है। उसका मुख्य कारण मार्क्सवादी हस्तक्षेप है। उन्होंने इसे पार्टी की सेवा में या राजनीतिक सेवा में बदलकर एक तरह से सच्चे साहित्यकारों को इसमें आने से ही रोक दिया या उनको भी भ्रष्ट बना दिया। इसी से एक जुड़ी बात है, जो विचार विमर्श की हमारे देश में शैली है, उसमें एक अपशब्द भरी शब्दावली, गाली गलौज को एक प्रतिष्ठा का स्थान दे देना या उसको एक एकेडमिक टूल का स्थान दे देना, यह भी उनका एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाषा, और शायद आप सब इसको स्वीकार करें कि भाषा और शब्द हर ज्ञान का एक तरह से द्वार है। अगर आप शब्दों को, भाषा को भ्रष्ट कर दें तो उस पूरे ज्ञान को भ्रष्ट करने में या बदल देने में या उसकी धारा मोड़ देने में आपको सफलता मिल जाएगी। और मार्क्सवादियों ने ये बहुत ही व्यवस्थित रूप से किया। शायद जो लोग इतिहास जिन्होंने पढ़ा हो वो इसको देखते होंगे कि कई बार पुराने इतिहास में मिलेगा कि उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की या महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की भी, जो स्वयं मार्क्सिस्ट थे, सुभाष चंद्र बोस की, और बहुत बड़े संख्या में नेताओं, कवियों, कलाकारों को बिल्कुल सीधी गालियां देकर के उनका सत्कार किया था। दलाल, बुर्जुआ का दलाल, अमेरिकी एजेंट, और ऐसे शब्द जिसका उच्चारण करना अच्छा नहीं लगता, वैसे शब्द उनके लिए प्रिंट में आते थे और उसी आधार पर वह भारतीय कवियों का, नेताओं का मूल्यांकन किया करते थे। बाद में उन्होंने इसके लिए क्षमा मांगी। और यह भी एक दिलचस्प बात है कि भारतीय कम्युनिस्ट, उनके नेता, कभी कभी पार्टी भी बीच बीच में ऐसा कहती है कि हाँ, हमसे भूल हो गई थी, हमने भारत विभाजन का समर्थन करके भूल की थी, हमने मुस्लिम लीग का समर्थन करके भूल की थी, हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को गालियां देकर भूल की थी, हमने
सुभाष चंद्र बोस को अपशब्द कह करके भूल की थी, हमने नेहरू को गाली दे करके भूल की थी। लेकिन विचार करने की बात है कि यह सब कहने के बाद क्या उन्होंने अपनी भूल को सुधारा है? क्या उन्हें सुबुद्धि आई है? अगर उनकी आज की भी गतिविधियों को आप देखें, ठीक है कि आज कम्युनिस्ट पार्टी बहुत छोटी हो गई है, सीमित हो गई है, उसका प्रभाव बहुत कम दिख रहा है, लेकिन वह राजनीतिक प्रभाव भी यह पिछले 4-5 वर्षों से, जब तक वो यूपीए में कांग्रेस के साथ थे, तब तक छोटी सी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव भी बहुत बड़ा था। वो देश की आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ तय करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इसलिए वह सब भूमिका और जो कवियों कलाकारों के बीच में उनकी गतिविधियाँ हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, उनमें उनके हस्तक्षेप, इनको मिला करके अगर आप आज भी देखें तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगकर कोई सुबुद्धि पाली है। उनका मूल सिद्धांत हिंदू विरोध, भारत विरोध या भारत की एकता का एक तरह से विरोध, जो कह करके तो नहीं लेकिन उनकी गतिविधियों में दिखाई पड़ता है, यह आज तक चल रहा है। उनकी किसी भी गतिविधि को आप देखें, उदाहरण के लिए अभी जो ये उनके बहुत सारे प्रगतिशील मार्क्सवादी साहित्यकार अभी अपनी अवार्ड लौटा करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई लोगों ने इस पर उंगली रखी है कि उनका सारा विरोध प्रदर्शन हिंदू विरोध प्रदर्शन में बदल जाता है। वो कभी ऐसे विषयों पर प्रदर्शन नहीं करते जहां पर दोषी के रूप में इस्लामी शक्तियां हों या मुस्लिम सत्ताएं हों या कहीं भी पीड़ित के रूप में हिंदू हों। ऐसे किसी विषय पर आज तक अभी भी वो कोई भी साहित्यकार जो पहले मार्क्सवादी थे या अभी भी हैं, उन्होंने अब अपना नाम थोड़ा बदल करके अपने आप को सेकुलर लिबरल कहना शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी आदतें वही हैं जो पहले से बनी हुई हैं, और वह आदत है हिंदू विरोध, भारत विरोध, और ये उनकी किसी भी गतिविधि में दिखाई पड़ता है। इससे एक और बिंदु उसको अलग से हम चर्चा कर सकते हैं, वह है, मैंने शुरू में चर्चा की विदेशों से प्रेरणा लेने का। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी या ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी की प्रेरणा से भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। बाद में उनकी नीतियां भी ब्रिटिश कम्युनिस्ट या रूसी कम्युनिस्ट तय करते थे, स्टालिन तय करते थे या ब्रिटेन में बैठे रजनी पामदत्त तय करते थे, और उसी आधार पर वह यहाँ पर अपनी नीतियाँ और अपने कार्यक्रम और अपने एजेंडा बनाया करते थे। लेकिन वह सिर्फ वैचारिक मदद नहीं होती थी, उसके साथ साथ उन्होंने बाहर से विदेशों से, रूसी सत्ताधारियों से और चीनी कम्युनिस्ट सत्ताधारियों से बहुत भारी मात्रा में और नियमित आर्थिक मदद लेने की भी एक उनकी परंपरा है, और यह भी उनके बहुत बड़े अपराधों में एक गिना जाना चाहिए, क्योंकि दुख की बात है कि वह आज भी चल रही है, उसका रूप बदल गया है। भारतीय संसद में 1955-56 में ही यह चर्चा हुई थी कि जो भारत के कम्युनिस्ट हैं वह रूस से नियमित रूप से आर्थिक मदद ले रहे हैं, चीन से मदद ले रहे हैं, दोनों जगह कम्युनिस्ट सत्ताएं आ चुकी थी, इसकी संसद में चर्चा हुई थी। और स्वयं एक पुराने ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे फिलिप स्प्रैट, उन्होंने एक पुस्तक लिख करके उसकी भूमिका में इसका जिक्र किया था कि क्या कारण है कि नेहरू यह जानते हुए भी कि भारतीय कम्युनिस्ट विदेशों से पैसा ले रहे हैं, रूस से पैसा ले रहे हैं, जो कि दोनों तरह से अवैध है, एक तो देश के कानून की दृष्टि से अवैध है, दूसरा नैतिकता की दृष्टि से अवैध है, और तीसरा राजनीतिक दृष्टि से बहुत हानिकारक है, दुनिया में कोई शासक इसको स्वीकार नहीं करेगा, नेहरू क्यों कर रहे हैं? स्प्रैट नेहरू पर लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नेहरू इसको इसलिए स्वीकार कर रहे हैं या इसकी अनदेखी कर रहे हैं क्योंकि वो स्वयं कम्युनिस्ट है, वह स्वयं भारत का भविष्य एक कम्युनिस्ट भविष्य के रूप में देखते हैं, इसीलिए वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इसका उल्लेख सिर्फ एक उदाहरण के रूप में कर रहा हूँ कि यह चीज़ विदेशों से पैसा लेना और उनके धन से देश में राजनीति चलाना, यह एक बहुत ही गंभीर अपराध था जो कम्युनिस्टों ने उस जमाने में किया और वह आज तक कर रहे हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो वहाँ के अभिलेखागार खुले और उन अभिलेखागारों से जो दस्तावेज मिले उसमें पूरी दुनिया में वो छपा था। मैं उस समय विद्यार्थी था और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पास उसकी कटिंग भी है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था वो, दो दिन लगातार क्रमशः, और शायद नेट पर मिल भी जाएगा। तो उसमें पूरी लिस्ट आई थी कि किस तरह से रूसी कम्युनिस्ट पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों को सालाना नगद पैसे भी भेज देते थे।
में जहाँ तक मुझे स्मरण है $5 लाख अमेरिकी डॉलर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हर साल दिए जाते थे। और यह तो सिर्फ नगद था। इसके अलावा जो पूरा यहाँ पार्टी ऑफिसेज बने, उनके प्रेस बनाए गए, पूरे देश में एक ज़माने में सबसे बड़ी संख्या में प्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के पास थे। और वह सारे प्रेस पूरे के पूरे अपने स्ट्रक्चर और ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रूसी या पूर्वी जर्मनी से आए थे। तो इस तरह से न केवल नगद पैसे बल्कि उनके भौतिक संसाधन खड़े करने में भी जो विदेशी पैसा आया था, इसने बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय राजनीति को दुष्प्रभावित किया। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं, और जो अंग्रेजी में कहावत भी है, नो फ्री लंचेस, या हिंदी में भी है, जिसका आप नगद लेंगे उसका आपको गाना पड़ेगा। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय कम्युनिस्टों ने इस देश की राजनीति में एक इतनी गंदी परंपरा डाली, विदेशों से पैसा लेकर देश में एक तरह की घातक राजनीति करना। एक घातक राजनीति तो स्वतंत्र होने से पहले वो कर चुके थे, भारत का विभाजन करवाना। देशभक्ति उनके सिद्धांत में नहीं था, इसको नोट करना चाहिए। ये कोई आकस्मिक बात नहीं थी कि उन्होंने भारत विभाजन का समर्थन किया। यह आकस्मिक बात नहीं है कि आज भी वो कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने या स्वतंत्र कर देने की वकालत करते हैं। कई मार्क्सवादियों ने इस पर लेख लिखे हैं और आंदोलन किए हैं, धरने पर बैठे हैं, वो कश्मीरी अलगाववादियों के साथ बैठते हैं। और मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी भी थे जिन्होंने मोहम्मद अफजल के लिए वो धरने पर बैठे थे। तो कश्मीरी अलगाववादियों के लिए आज भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक रूप से सहयोग करती है। और उनके जो फ्री मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल हैं, जिनका पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मार्क्सवादी कहते रहे हैं और उनका पुराना रिकॉर्ड है, वो आज भी भारत में, चाहे वो उत्तर पूर्व हो, चाहे वो कश्मीर हो, वो भारत के विखंडन की एक तरह से राजनीति करते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका जो अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत था, वह मूल उनके सिद्धांत से जुड़ा हुआ है कि कम्युनिस्टों का कोई देश नहीं होता। ये कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध युक्ति थी कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। इसीलिए उन्होंने नारा भी दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। और उसके बाद लेनिन ने उसे और भी आगे बढ़ाया कि देश के मजदूरों को, देश के कम्युनिस्टों को अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ विद्रोह कर सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए। वस्तुतः स्वयं रूस में जो कथित रूसी तख्ता पलट हुआ था, उसमें ये अब जाहिर इतिहास है और बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड इतिहास है कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और जर्मनी और रूस के भी युद्ध हो रहा था। जर्मन सत्ताधारियों ने इन्हें पैसा और स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर रूसी कम्युनिस्टों को वहाँ से बाहर से जो एग्जाइल में रहते थे उनको रूस में भेजा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनका सिद्धांत अपनी ही सरकार के खिलाफ काम करना है। इसीलिए चूंकि रूस और जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था, जर्मनी ने इन्हें, लेनिन को और इनके साथियों को पैसा और साधन दे करके रूस में भेजा ताकि ये अपनी सरकार को कमज़ोर करें, ताकि जर्मनी को उस युद्ध में फ़ायदा हो। ठीक वही प्रवृत्ति दुनिया भर में कम्युनिस्टों में देखी गई और यहाँ भी स्वतंत्र भारत होने के बाद भी भारतीय कम्युनिस्टों ने उसी कथित अंतर्राष्ट्रीयतावाद को या देशभक्ति को कोई मूल्य न मानना, वह उनके सिद्धांतों में आज भी है। इसीलिए न केवल हिंदू विरोध बल्कि सिद्धांतः देशभक्ति का विरोध भी कम्युनिस्टों का बाकायदा सिद्धांत रहा है। इसीलिए इन सब बातों को उस बात से जोड़कर देखना चाहिए जो मैंने आरंभ में संकेत किया कि कुछ लोग समझते हैं कि कम्युनिस्टों का सिद्धांत बहुत अच्छा है, सिर्फ उनका व्यवहार गलत है। वास्तव में उनका व्यवहार और सिद्धांत दोनों में कोई ज़्यादा भेद नहीं है और वो दोनों मिलाकर वह भारत में कई गुना हानिकारक हुआ है। और चूंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वयं बहुत गहरे मार्क्सवादी थे, इसलिए उन्हें एक अतिरिक्त ज़मीन मिली रही और इससे वह अपनी संख्या बहुत कम होने पर भी वास्तव में हमारी राजनीति का, हमारे विचारों का, हमारी शिक्षा का, हमारी संस्कृति का जितना अधिक वह ध्वंस करने में सफल हुए, वह कम्युनिस्ट देशों को छोड़कर कोई और उदाहरण नहीं। मैं उस विदेशी धन की बात कर रहा था, उसमें एक और प्रमाण हाल में आया। वो एक रूसी केजीबी के अधिकारी थे, मित्रोखिन आर्काइव्स। वसीली मित्रोखिन एक केजीबी अधिकारी थे, वो कभी भारत नहीं आए। वो केजीबी के अधिकारी थे और केजीबी के अभिलेखागार में उनका काम था। बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद, जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि बहुत सारे स्वतंत्र चेतना वाले या अंतरात्मा वाले लोग
जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में और इस आंदोलन में बहुत लंबे समय तक काम किया, जब उन्हें यह महसूस हुआ कि ये बहुत ही घातक विचारधारा है और ये बहुत ही घातक व्यवहार है, मानवता के विरुद्ध है, बुद्धि के विरुद्ध है, तो उससे अलग हुए। वसीली मित्रोखिन भी उसी तरह के लोगों में से एक थे। जब उन्होंने बहुत दिनों तक प्रत्यक्ष केजीबी के पूरी दुनिया में क्रियाकलापों का रिकॉर्ड और उसके दस्तावेज संभालने का काम करते करते जब उन्हें अच्छी तरह महसूस हुआ कि वास्तव में उनकी पार्टी दुनिया भर में क्या काम कर रही है, तो उन्होंने उन दस्तावेजों की एक कॉपी बना करके एक संग्रह बनाना शुरू किया। उन्होंने मन बना लिया था कि वो रूस छोड़ देंगे और बाहर चले जाएंगे और इसे प्रकाशित करेंगे। वही चीज़ जब वो बाद में इंग्लैंड चले गए, उन्होंने स्मगल करके भेजा। बाद में इंग्लैंड में रह करके उन्होंने उसका पहला भाग प्रकाशित किया। बाद में उनका दूसरा भाग भी प्रकाशित हुआ। जो उनका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था उसमें एक बड़ा अध्याय भारत पर था, और उसमें वो दिखाते हैं, वसीली मित्रोखिन ने दिखाया है कि कितनी बड़ी संख्या में भारतीय नेता, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, लेखक, इतनी बड़ी संख्या में बाकायदा केजीबी के एजेंट थे। उनमें ऐसे लोग भी थे जिन्हें यह पता नहीं था कि वो एजेंट हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अच्छी तरह जानते थे। और उसमें एक शब्द आता है कि कोई अधिकारी, यस मुझे उसका नाम याद आया, अलेक कलिनिन, वो इनको मित्रोखिन को कहता है कि कमाल है यह देश, लगता है पूरा का पूरा देश बिकने के लिए तैयार है। मतलब दिल्ली में जो केजीबी के लोग थे जो उस तरह की सूचनाएं एकत्रित करते थे, वो इस बात पर वो उनकी ये टिप्पणी थी कि सुबह में एक कोई नेता आया जिसने कोई सूचना दी जिसके बदले में उसे कुछ इनाम मिला, शाम में कोई अधिकारी आया, फिर दूसरे दिन कोई पत्रकार आया एक ही सूचना लेकर। कहने का मतलब यह कि भारत में केजीबी ने बहुत बड़ी संख्या में न केवल कम्युनिस्टों को बल्कि कथित प्रगतिशील लोग, जिसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी थे जो सोवियत संघ के पक्षधर होने और दुनिया में शांति, मैत्री, मजदूर वर्ग के मित्र होने की भंगिमा बनाते थे, वो उनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने बाकायदा केजीबी से, रूसी सत्ता से, कम्युनिस्ट सत्ता से धन, सुविधाएं, पद, इनाम, विदेश यात्राएं, यह सब ले करके यह सब किया। और वह परंपरा आज भी चल रही है। आज सोवियत संघ नहीं है, लेकिन आज भी आप देखेंगे पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड कि जो भी सक्रिय कम्युनिस्ट रहे हैं, मार्क्सिस्ट रहे हैं, आप उनकी गतिविधियां देखें, थोड़े से बिल्कुल मामूली रिसर्च से यह दिखाई पड़ेगा कि वह जो चर्च एजेंसीज हैं दुनिया की, जो दुनिया में धर्मांतरण कराने के लिए बाकायदा जिनकी एक ब्यूरोक्रेसी है, स्थापित ब्यूरोक्रेसी है, कोई छिपी हुई नहीं है, जो रोमन कैथोलिक चर्च पूरी दुनिया में धर्मांतरण का जो अपना एजेंडा चलाता है वह खुला है। पोप इसके लिए आह्वान करते हैं, उनकी पुस्तिकाएं छपती हैं, उनके भाषण हैं, उनको आप एक सरसरी नज़र से देखें, उसमें स्पष्ट पता चलता है कि जो भी गैर क्रिश्चियन है उन्हें क्रिश्चियन बनाना उनकी योजना है। उनके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एनजीओ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रकाशन संस्थान, पत्रिकाएं चलाई जा रही हैं। आप देखिए कि उसको आज कौन चला रहा है। उसमें बड़ी संख्या में आपको ये मार्क्सिस्ट रेडिकल मिल जाएंगे। उनमें ऐसे लोग भी हैं, मैं कह सकता हूं, जिन्हें यह बात का पता नहीं है, लेकिन उनमें अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छी तरह पता है कि वो क्या करना है। तो जो हिंदू विरोध उन्होंने मुस्लिम लीग के समय दिखाया था, जो हिंदू विरोध उन्होंने कश्मीर अलगाववादियों के समय दिखाया था या मोहम्मद अफजल के लिए दिखाया था, जो हिंदू विरोध वो उत्तर पूर्व में मिशनरी गतिविधियों के पक्ष में दिखाते हैं, वही उनका हिंदू विरोध यह कथित दलित विमर्श और दलित रिसर्च और इस तरह और एंटी ब्राह्मणिकल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इन सब में दिखाई पड़ता है और उसको मार्क्सवादी चला रहे हैं। कहने का मतलब यह कि विदेशों से धन लेकर के यहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ चलाना, विदेशी पैसे से यहाँ पर एकेडमिक एक दिशा निर्देशन देना, उसे विदेशी ताकतों की सेवा में लगाना, यह एक उनका बहुत बड़ा अपराध था जो न केवल पहले था, वह आज भी चल रहा है और तनिक भी रिसर्च से वो दिखाई पड़ सकता है। मैंने एक और चीज़ का उल्लेख किया था जिसे शायद अलग से ध्यान देना चाहिए, वह है कि पूरे विचार विमर्श की भाषा का एक तरह से जानवरीकरण कर देना। और यह बड़ी संवेदनशील बात है जिसे संस्कृति और साहित्य से जो सही लगाव रखते हैं वो इसको समझ सकते हैं कि पूरी भाषा को एक तरह से गाली गलौज की शब्दावली में बदल देना। आप कोई भी मार्क्सवादी पुरानी पत्रिका पढ़िए या उनके दस्तावेज पढ़िए कम्युनिस्टों के, उसमें आप देखेंगे कि यह
गाली गलौज की भाषा को एक तरह से उन्होंने अकादमिक भाषा में बदल देने में सफलता पाई है, और ये भारत में सबसे अधिक हुआ है। अभी या आप इसी इंडिया इंस्पायर्स के दूसरे व्याख्यानों में आप देख सकते हैं, जैसे डेविड फ्रॉले का था और भी लोग हैं, उसमें देखेंगे कि वो किस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। दलाल, एजेंट, फासिस्ट, सांप्रदायिक, उन्होंने इन शब्दों को एक तरह की अकादमिक मान्यता दे दी है जो वास्तव में सिर्फ गालियां हैं, और यह हमारे विचार विमर्श को बिगाड़ने का, उसकी पूरी गुणवत्ता को खत्म करने का जो काम उन्होंने किया है, यह इतनी गहरी हानि है कि यह जरा सब ठहर कर समझने की चीज़ है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्रेमचंद करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर करते थे, निराला करते थे, अज्ञेय करते थे, आप देखेंगे कि पिछले 20-30 सालों में जो हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हैं, कथित रूप से साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं, आपको वह भाषा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्थान राजनीतिक भाषा ने ले लिया है, और वामपंथियों की प्रेरणा से, कम्युनिस्टों की प्रेरणा से उसमें आधी गाली गलौज उसमें भरी हुई मिलेगी। अरुण शौरी, अरे वो तो CIA का एजेंट है। सीताराम गोयल, अरे वो तो बनिया दुकानदार है। तो इस तरह की जो एक शैली बनाई है, और ये एकेडमिक, आप ध्यान दें, ये सिर्फ भाषण में नहीं कही जाती है, आपको वो उनकी पुस्तकों में, पुस्तिकाओं में मिलेगा। रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, हरबंस मुखिया, ये सबसे बड़े नाम हैं भारत में मार्क्सवादी विद्वानों के। आप उनकी पुस्तकें पढ़ें, आप उनके व्याख्यान देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी व्याख्यान नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम 4-6 गालियां आप ना देखें। और ये बड़े समझने की चीज़ है, और इस पर भारत में भी और बाहर में भी जो संवेदनशील विद्वान हैं, उन्होंने इसका बाकायदा विश्लेषण किया है कि इसका क्या कारण है। मार्क्सवादी विद्वान, कथित विद्वान, गालियों का सहारा क्यों लेते हैं? क्या वो बिना गालियों के बात नहीं कर सकते? उत्तर है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गालियां एक तरह से उत्तेजना पैदा करती हैं, वह सीधी सहज विमर्श को वहीं पर विखंडित कर देती है। आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर कोई CIA का एजेंट है, तो इसके बाद अगर आपने आरोप लगा दिया अरुण शौरी CIA का एजेंट है, इसीलिए वो ये सब लिखता है, इसकी दूसरी निष्पत्ति क्या होती है? या तो उसकी बात पर क्या विचार करना, वो तो बिका हुआ है, वो तो पापी है, वो चोर है, ये लाभ होता है। और बिना गालियों के इसीलिए रोमिला थापर, बिपिन चंद्र एक व्याख्यान नहीं दे सकते थे, ना उन्होंने लिखा है। मैंने कुछ उसका गहरा अध्ययन किया है, और मैं ये देख करके चकित था कि किस तरह से वे बड़े बड़े विद्वानों के बारे में सिर्फ गाली दे करके निपटा करके आगे बढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि यह एक टेक्निक है। इस टेक्निक में आपको सोचने समझने से मुक्ति मिल जाती है, आपको अपने प्रतिद्वंदी के तथ्यों का, भारी भरकम डेटा का जवाब देने से छुट्टी मिल जाती है। क्योंकि अगर आप सीताराम गोयल को, राम स्वरूप को, अरुण शौरी को गाली ना दें, तब आपके सामने ड्यूटी आएगी कि जो उन्होंने तर्क रखा है उस तर्क का आप जवाब दें, जो उन्होंने तथ्य रखे हैं उसको या उसका खंडन करें। आप बताएं, दिखाएं कि उनके तर्क कहाँ गलत हैं, आप दिखाएं कि उनके आंकड़े कहाँ गलत हैं। लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि यह असंभव है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह सत्य पर आधारित होकर लिखा है, चाहे वो अज्ञेय हो, चाहे वो निराला हो, चाहे सीताराम गोयल हो। इसलिए जब तक आप उन्हें गाली दे करके लोगों को विमुख ना करें, तब तक आप उनसे जीत ही नहीं सकते। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा मार्मिक, मुझे एक पंक्ति याद आती है, मैंने उनका नाम शुरू में लिया, हावर्ड फास्ट, अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने 20 वर्षों तक सक्रिय काम किया, और वो दुनिया के बहुत प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। स्पार्टाकस उनका एक नॉवेल है जिस पर हॉलीवुड में फिल्म बनी थी, जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। एक ज़माने में हावर्ड फास्ट दुनिया में सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल नाम था कम्युनिस्टों का। मैं 40s-50s की बात कर रहा हूँ, 50s की। उन्होंने 1957 में एक किताब लिखी थी, द नेकेड गॉड। वह उनके पूरे कम्युनिस्ट अनुभव का एक मार्मिक दस्तावेज है। और हावर्ड फास्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह किसी एक देश में बंद होकर के कोने में रहने वाले नहीं थे, वह अमेरिका के थे, सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश उनके शब्दों में, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी।
और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल, और सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही नहीं, वास्तव में उनकी कलम में धार थी। उनकी किताबें दुनिया की 50 भाषाओं में अनुवादित हुई, और आज भी उसे आप पढ़ें तो सिटीजन टॉम पेन, फ्रीडम रोड, और ये जो उनका संस्मरण है जिसका मैं अभी उल्लेख कर रहा हूँ, जिसकी एक पंक्ति मुझे अभी आपको बताने का मन हुआ, वो एक अनुभव से एक बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी शक्ति है जिसे आप बल से नहीं नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई के प्रयोग से वह वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ओस से नमक। मुझे ये पंक्ति इसलिए याद आई कि हमारे मार्क्सिस्ट, चाहे वो रोमिला थापर हो, विपिन चंद्र हो, रामविलास शर्मा हो, नामवर सिंह हो, कोई भी बिना गाली गलौज के वो नहीं चल सकते, सिर्फ इसलिए कि सच्चाई उनके सिद्धांत, उनके व्यवहार के पूरी तरह विरुद्ध है। वो दुनिया में किसी भी गैर मार्क्सवादी विद्वान, कवि, चिंतक से टकराने की कोशिश करें, तथ्यों में वो जीत नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने, और ये इसका श्रेय मार्क्स से भी अधिक लेनिन को है। लेनिन की पूरी शब्दावली, उन्हें इतना बड़ा एक ज़माने में चिंतक कहा जाता था। यहाँ के कितने फिलॉसफी के विद्वानों ने लेनिन द फिलॉसफर करके किताबें लिखी थी। उस लेनिन ने इस गाली गलौज को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया, और उसके बाद उसे कई गुना और विभत्स रूप देने का काम स्टालिन ने किया। स्टालिन की एक किताब है शॉर्ट कोर्स, बड़ी, ये भी शॉर्ट कोर्स मतलब शॉर्ट में नाम है, उसका पूरा नाम है हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बोल्शेविक्स, अ शॉर्ट कोर्स। यह किताब 1936-37 में आई, और स्टालिन की मृत्यु तक 53, उसके 2 साल बाद तक, लगभग 20 साल यह पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों की, मार्क्सिस्टों की बाइबल थी, द बाइबल। यह इतनी मशहूर किताब है, और यह पूरी किताब, पूरी की पूरी किताब अपने सब टाइटल्स वगैरह में गालियों से भरी हुई है। बुर्जुआ के एजेंट, नाली के तलछट, कीड़े, वेश्याओं के दलाल, ये इस तरह के शब्दावली स्टालिन ने टाइटल्स तक में इस्तेमाल की है अपने विरोधियों के लिए। किन विरोधियों के लिए? जो कम्युनिस्ट ही थे, लेनिन के सहयोगी। इस तरह से एक पूरा गाली शास्त्र, पूरा गाली शास्त्र पूरी दुनिया के कम्युनिस्टों की एक मैं उसको कहूँ कि उनका सहज स्वभाव बन गया। आज इस बात को समझना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन जो रिसर्चर हैं वो लाइब्रेरी में जाकर के देख सकते हैं। मैं जिन सालों की बात कर रहा हूँ, 30s 50s, उस शॉर्ट कोर्स ने पूरी दुनिया के कम्युनिस्टों को ट्रेन किया। और इसीलिए अगर भारतीय कम्युनिस्टों में, उनके मार्क्सवादियों में आज भी वो बात बात पर सबसे सज्जन, सबसे अहिंसक व्यक्ति को भी अगर वो फासिस्ट और ब्लड सकर, कुछ इस तरह की या हिंसक नाम देते हैं, तो वो इसलिए कि वो उनके संस्कार में वो जमे हुए हैं। वो गालियों के बिना एक शब्द नहीं चल सकते। इसीलिए मेरे अपनी समझ से भारत में कम्युनिस्टों के जो गंभीर अपराध हैं, उसमें शायद सबसे बड़ा अपराध, उसमें नेहरू जी और कांग्रेस सत्ता का सहयोग भी एक, जिसको कहें फॉर्च्यूनस उनके लिए हुआ, सौभाग्यशाली घटना हुई, जैसा वो मित्रोखिन दस्तावेज भी बताता है। हाँ, मित्रोखिन दस्तावेज में ही यह बात थी कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट देशों के अलावा केजीबी का सबसे बड़ा जाल भारत में था, सबसे बड़ा जाल। कितने बड़े बड़े प्रकाशन संस्थान, यहाँ तक कि बड़े बड़े अखबार उन्होंने या तो शुरू करवाए या उन्हें फाइनेंस किया, और इसके माध्यम से यह पूरा कम्युनिस्ट लिटरेचर पूरे देश में न केवल फैला, बल्कि जो औपचारिक शिक्षा थी उसका भी उन्होंने पूरी तरह कम्युनिस्टीकरण कर दिया। और यह पूरी प्रक्रिया मेरे विचार से शायद सबसे घातक काम हुआ, जिसके असर से हम आज तक मुक्त नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आज भी जो लोग कम्युनिस्ट नहीं भी हैं, यहाँ तक कि उसमें कई लोग कथित रूप से गांधीवादी हैं, कथित रूप से मानवाधिकारवादी हैं, कथित रूप से पर्यावरणवादी हैं, नारी मुक्ति के लिए काम करने वाले हैं, लेकिन वो जिन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं वह वही शब्दावली हैं जो पिछले 30, 40, 50 सालों से सरकारी, गैर सरकारी और राजनीतिक हर तरह की संस्थाओं से छन करके एक तरह से स्वीकृत शब्दावली में बदल गई। और वह शब्दावली अपशब्द की शब्दावली है। वह शब्दावली हमारी बुद्धि को बंद करने की शब्दावली है। वह हमारे सोचने समझने की क्षमता को दुष्प्रभावित करने की शब्दावली है।
उससे हम कोई सहज विचार विमर्श नहीं करते। और आप देखेंगे कि ये सभी लोग जानते हैं और मानते हैं कि जो गैर वामपंथी हैं, जो सचेत रूप से मार्क्सवाद के आलोचक रहे हैं, ऐसे विद्वानों, पत्रकारों, लेखकों की संख्या कम नहीं रही है। क्या कारण है कि इनके और मार्क्सवादियों के बीच में कभी सीधे संवाद का या पैरेलल प्रस्तुति का आप कोई दृष्टांत नहीं पाएंगे? यह हो सकता था, यह होना चाहिए था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर कभी कोई कम्युनिस्ट तानाशाही नहीं रही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं रहा, प्रेस खुला है, अकादमिक संस्थाएं हैं। फिर भी यह विचित्र दृश्य कैसे है कि एक और रामविलास शर्मा या रोमिला थापर और दूसरी ओर सीताराम गोयल या राम स्वरूप या गे, इनके पैरेलल विचार एक विषय पर दिखाई पड़े? ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि यह एक पूरे छल छद्म से पूरे बौद्धिक विमर्श का राजनीतिकरण किया गया, उसमें बड़ी सफलता पाई गई। और दुर्योग से, चूंकि सोवियत विघटन के बाद भारत की एक ऐसी स्थिति है कि भारत एक अकेला हिंदू देश है, और इस बात का महत्व हम भारत में रहकर नहीं समझ सकते। अगर दुनिया के नक्शे को सामने रखें, दुनिया में होने वाली घटनाओं को सामने रखें, दुनिया की राजनीति में आज जितनी सक्रिय शक्तियां हैं उन सब को सामने रखें, उनकी वास्तविक शक्ति और वास्तविक गतिविधियों को सामने रखें, पुरानी नहीं अभी, और तब दिखाई पड़ेगा कि भारत पूरी दुनिया में कितना अकेला और दुर्बल स्थिति में पड़ा हुआ देश। सोवियत विघटन के बाद एक शक्ति नहीं रही, लेकिन हिंदू विरोधी भारत को अपने मत में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम दो बड़ी ताकतवर विचारधाराएं अपने संगठित साधनों के साथ अभी भी लगी हुई हैं। दुर्भाग्यवश कम्युनिस्टों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सेवाएं उनको ट्रांसफ़र कर दी। युद्ध की भाषा में कहें तो उनका पुराना दुश्मन तो अभी भी मौजूद है, जिसको पहले वो खुल के कहते भी थे कि हिंदू धर्म, और मुझे लगता है कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में वो कहते भी हैं। मुझे लगता है कि शायद 7-8 साल पहले किसी बड़े माओवादी ने कहा कि जब तक ये हिंदू धर्म है हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस देश में। और बहुत पहले मुझे लगता है कि शायद डांगे ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने ये संकेत किया था, अगर डांगे नहीं तो किसी और इसी तरह के बड़े कम्युनिस्ट नेता ने, इस देश में जो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है वह बुर्जुआ नहीं है, वह कैपिटलिज्म नहीं है, वह इंपीरियलिज्म नहीं है, वह हिंदू धर्म है। क्योंकि जिस तरह से हिंदू धर्म संस्कृति पूरे जनजीवन को आलोड़ित करती रही है, प्रेरित करती रही है, और जितनी इसमें जीवंतता है, इसमें वैचारिक उन्मेष है, जो जिन्हें हिंदू ग्रंथ कहा जाता है, जिन्हें वास्तव में उस ग्रीक लिटरेचर की तुलना में रखना चाहिए, क्लासिकल, जिसकी भारत गुप्त जी चर्चा कर रहे थे, क्लासिकल लिटरेचर जिसमें ज्ञान भंडार है, उससे तुलना हो सकती है, जिसे हिंदू लिटरेचर कह करके मार्क्सिस्टों ने ही हमारी शिक्षा से बाहर किया है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन अगर आप उससे तुलना करें तो वह बिल्कुल फ्रेश, एवरग्रीन लगता है। उसमें ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। उपनिषद में किसी फेथ, मजहब, पैगंबर की बात नहीं की गई है, किसी को कन्वर्ट करने की बात नहीं की है, वह शुद्ध ज्ञान भंडार है। तो कम्युनिस्टों ने, सचेत कम्युनिस्टों ने सचमुच इस बात को सही समझा था कि इस देश में जब तक हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू ज्ञान परंपरा है, वे एक कदम नहीं बढ़ सकते। तो यह जो उनकी हिंदू धर्म से उनकी जो पुरानी शत्रुता है, वह शत्रुता वो आज भी रखे हुए हैं। वह उनकी दैनिक गतिविधियों में दिखाई पड़ती है, चाहे वो बुद्धिवाद का नाम लें, चाहे वो प्रगतिवाद का नाम लें, ह्यूमन राइट का नाम लें, उसकी पूरी धार हमेशा केवल हिंदू विरोधी रहती है। और इसे समर्थन देने के लिए चर्च का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी तंत्र उनकी मदद के लिए मौजूद है। आप बाकायदा नाम खोज सकते हैं कि पिछले 15-20 सालों में जो पीस एक्टिविस्ट थे या एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट थे, सारे के सारे मार्क्सिस्ट थे, और सारे के सारे उन मार्क्सिस्टों को चर्च संस्थाएं फाइनेंस कर रही थी। जब वाजपेयी गवर्नमेंट बनी थी तब भी, और मुझे लगता है ये जो फिर से दूसरी एनडीए गवर्नमेंट आई है, फिर से उसी तरह की गतिविधि का मैं शुरू होता देख रहा हूँ। और उसमें सब इंटेलेक्चुअली पुराने मार्क्सिस्ट या उनसे प्रभावित लोग हैं या उनके साथ रहने वाले लोग हैं। और यह कोई अनायास चीज़ नहीं है, यह इसमें एक सिस्टम है, इसमें एक क्रम है जो पिछले 70 सालों से अटूट पड़ा हुआ है।
भारत की चिंता नहीं करना, देशभक्ति की चिंता नहीं करना, ज्ञान वृद्धि या लोगों के चरित्र निर्माण की चिंता नहीं करना, किसी भी तरह हिंदू धर्म को कमज़ोर करना, लांछित करना, तोड़ना, और चाहे इसे कोई भी कन्वर्ट करे। रामस्वरूप जी ने एक बड़ी सुंदर उक्ति लिखी थी कि लोग समझते हैं कि कम्युनिस्ट लोग एंटी इंपीरियलिस्ट होते हैं, साम्राज्यवाद विरोधी होते हैं। उन्होंने एक पंक्ति में बहुत सुंदरता से लिखा था कि भारतीय कम्युनिस्टों के लिए, भारतीय मार्क्सिस्टों के लिए जो यूनिवर्सिटी में कब्जा जमाए हुए हैं, उनके लिए इंपीरियलिज्म एक बड़ी सुंदर चीज़ है अगर इसका शिकार हिंदू धर्म। और यह उनकी पूरी गतिविधि में आप देख सकते हैं, आज भी, कभी भी, किसी भी समय। तो मैं समझता हूँ कि यह पूरा जो भारतीय अनुभव है साम्यवाद का, साम्यवाद गलत शब्द है, मुझे लगता है कि उन्हें उनके मूल नाम से ही पुकारना चाहिए, आइदर मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और कम्युनिज्म। इनका जो पूरा रिकॉर्ड है वह बहुत ही घातक रहा है, और एक अर्थ में भारत एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में है। एक अकेला हिंदू देश होने के कारण उसके शत्रु न केवल मार्क्सवादी हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम और अंतर्राष्ट्रीय चर्च, वो भी, उनका भी वही उद्देश्य है, इसे कन्वर्ट करना। मार्क्सिस्टों का था पॉलिटिकली कन्वर्ट करना, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का है रिलीजियसली कन्वर्ट करना। तो यह शक्तियाँ चूँकि लगी हुई हैं और देश में पुराने मार्क्सिस्ट उन्हें समर्थन दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनकी ताकत जितनी दिखाई पड़ती है उससे कई गुना खतरनाक है, और उसके पोटेंशियल को, इसकी संभावित हानि करने की क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। दुर्भाग्य से जो इस देश में हिंदू आंदोलन है या हिंदू चेतना का आंदोलन है, विशेष करके जो लोग संगठित हैं या बड़ी संख्या में हैं या जिनके बड़े संगठन हैं, वो इन चीज़ों को इसी रूप में नहीं समझते। वो समझते हैं कि हम तो इतनी बड़ी संख्या में हैं, हमारी बहुसंख्या है, और कभी कभी क्या, प्रायः उनमें भी वो मार्क्सवादी प्रभाव दिखाई पड़ता है जो इतने लंबे समय के प्रचार से, जैसा मैंने कहा, कि हमारी आम शिक्षा में वह समाहित हो गया है। इसलिए वो भी कह देते हैं कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की ज़रूरत होती है, बहुसंख्यकों को नहीं। यह देखते हुए कि पिछले 100 वर्षों में व्यवस्थित रूप से, जिन्हें वे कथित रूप से बहुसंख्यक कह रहे हैं, उन्हीं की हानि हुई है, धन से, संपत्ति से, धन से, जन से, धर्म से, क्षेत्र से, और फिर भी वो इस भ्रम में है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय समीकरण आज हैं, वो उसको देखते हुए भारतीय मार्क्सवादियों का पुराना रिकॉर्ड और अभी की गतिविधियां पूरी की तरह यह दिखाती हैं कि उनकी हानि करने की क्षमता कितनी अधिक है और लोग उनके बारे में कितना कम जानते हैं। मैं एक अंतिम उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, जो हाल का उदाहरण है। मैंने शुरू में चर्चा की कि मुस्लिम लीग को भारत को तोड़ने का एक बौद्धिक सिद्धांत उन्होंने दिया था। हाल में भी अयोध्या आंदोलन में आप उनकी यही भूमिका आप देख सकते हैं। अयोध्या आंदोलन को जिन लोगों ने नज़दीक से फॉलो किया है या देखा है, 1987-89 से वह तेज हुआ और वो राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ एक तरह से वह समाप्त हुआ या स्थगित हो गया। उस पूरे दौरान मार्क्सवादी सक्रियता ने उसको इस अंत तक ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ये लोग नहीं जानते हैं। और इसका कारण वही है कि अकादमिक संस्थाओं पर, मीडिया पर जिस तरह से मार्क्सवादी प्रभाव है, वो इस तरह की सभी चीज़ों को जल्दी से गुम कर देते हैं जो उनकी छवि पर नकारात्मक असर डालता हो। लेकिन ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 1990-91 जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सत्ता में आने के बाद, उस समय बहुत बड़ा ये मामला था, उन्होंने सत्ता में आने के बाद बहुत गंभीरतापूर्वक इसका प्रयास किया कि यह जो विवाद है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, ये हल हो जाए। और उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या आपके पास तर्क है। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मैं कमेटी बना देता हूं, आप जिनको जिनको साथ में लेकर बैठना चाहते हैं बैठें, और जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं, दोनों के दावे हैं, जिसका भी दावा प्रमाणिक रूप से सामने आए, हम उसको मानने के लिए भारत सरकार तैयार है। शायद आज बहुत कम लोग अब जानते हैं, जबकि इतना नज़दीक का इतिहास है, कि जो मुस्लिम पक्ष था वह उस समय तक इस बात के लिए तैयार था कि अगर प्रमाण मिल जाए कि बाबरी मस्जिद वहीं बनी है जहां पर पहले मंदिर था, तो हम उस पर अपना दावा छोड़ देंगे। उनको इस स्थिति से विमुख करने का काम मार्क्सवादियों ने किया। जेएनयू के मार्क्सवादी इतिहासकारों ने बाकायदा एक पुस्तिका प्रकाशित कर
और पब्लिशर के रूप में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लिखकर 25 प्रोफेसरों के सिग्नेचर से उन्होंने वह करीब 8 पेज की एक पुस्तिका निकाली। पुस्तिका ही नहीं निकाली, पूरे देश में वो बाकायदा उन्होंने एक्टिविस्ट की तरह आंदोलन किया, उसमें शामिल हुए। किस लिए? कि मुसलमानों को इस बात से विमुख करें कि कोई समझौता मत करना। देखिए, इससे उस घातक प्रवृत्ति का आप अनुमान कर सकते हैं कि मुस्लिम हिंदू पक्ष के साथ समझौते करने के लिए सिद्धांत तैयार थे। मार्क्सिस्टों ने उनको प्रेरित किया कि समझौता मत करना, और उनको दिखाया कि अगर आपने समझौता कर लिया तो कम्युनलिज्म बहुत मजबूत हो जाएगा, आगे इसके बड़े नुकसान होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और इस तरह जब चंद्रशेखर ने दोनों पक्षों को बिठाया और जब यह दिखाई पड़ा कि दोनों पक्षों में, और इनके पैरोकार मार्क्सवादी इतिहासकार ही थे, वही जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, रामचरण शर्मा और मुखिया और दूसरे लोग, नाम मैं भूल रहा हूँ लेकिन रामचंद्र शर्मा उसमें थे और भी लोग थे। एक मीटिंग में वो लोग आए, दूसरी मीटिंग में आए, और जब वो कोई तर्क और प्रमाण नहीं दे सके मुस्लिम पक्ष में के रूप में, तो उन्होंने बीच में ही उसका बहिष्कार करके वो चले गए। मैं इस उदाहरण से सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम लीग को भारत विखंडन के लिए बौद्धिक आधार दिया, उन्होंने अयोध्या आंदोलन को भी समझौते पर न पहुँचने देने के लिए एक वैचारिक और बौद्धिक और राजनीतिक आधार प्रदान किया। यह सिर्फ 2 उदाहरण हैं। डे टू डे या सामान्य राजनीति में ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जो कोई भी नज़र रखने वाला पत्रकार या विद्यार्थी खोज सकता है कि भारत में मार्क्सवादी लेनिनवादी सक्रियता हिंदू विरोध और भारत विरोध के अलावा कुछ नहीं रही है। यह उनका मुख्य दिशा निर्देशक सिद्धांत है, और यह दिशा निर्देशक सिद्धांत उनके मूल मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है, उसके अनुकूल ही। मुझे लगता है कि ये विषय इतना लंबा है कि बहुत इस पर और बातें हो सकती हैं, लेकिन आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।